चलिए, आज के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको याद होगा 700 जब शुरू करते हैं तो हम टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क देखते हैं। तो वहां पे हम देख चुके थे, वहां पे हम लोग देख चुके थे व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ऐसा फ्रेमवर्क जो कि पब्लिक एट लार्ज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बना हुआ है, उसको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है। उससे बने हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। देखिए, अगर आंसर दिमाग में फिट करना है ना, तो ऐसे हेडिंग्स होने चाहिए कि भाई डेफिनेशन। हमारे दिमाग में डेफिनेशन फिक्स है। हमारे दिमाग में डेफिनेशन फिक्स है कि भाई जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेट फ्रेमवर्क यूज करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। और वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स जो यूजर होते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें जनरली क्या क्या आता है? इसमें बैलेंस शीट आता है, इसमें पीएनएल आता है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आते हैं, और फिर इसमें बैलेंस शीट आता है, पीएनएल आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। इसमें जो नोट्स टू अकाउंट्स एडिशनल, आपके एडिशनल जो नोट्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी पार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आती हैं इसमें। जैसे कभी कभी आप एएस के हिसाब से इतना प्रॉफिट है, तो एडजस्ट करके इंडियस के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, यूएस गैप के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, अगर ऐसा सप्लीमेंट्री नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में सारी जानकारी दी जाती है। ठीक है, सेगमेंट, तो ये सब कुछ आता है, सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आती है। कौन सी चीज़ें नहीं आती? आपका चेयरमैन का लेटर क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट क्या बोलती है, चेयरमैन का एनालिसिस क्या बोलता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस बोलते हैं, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते। ये जरूरी है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर बैठे हुए, उनके पास बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मेजोरिटी लोग कंपनी के बाहर बैठे, उनके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सोच समझकर सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, इसके हिसाब से बनाना चाहिए। तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए हेडिंग्स कि भाई मुझे डेफिनेशन समझाना है, मुझे इंक्लूजन समझाना है, एक्सक्लूजन समझाना है, और इंपॉर्टेंस। इस तरीके से अगर आंसर एक एक दिमाग में बैठेगा तो बात बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चंस हम सारे देख चुके हैं। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं? ऑडिट करने गए, जितना चाहते थे उतना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, और एविडेंस मिलने के बाद में किसी तरह का कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर हमको नहीं मिलता है, तो हम लोग अनक्वालिफाइड ओपिनियन के लिए जाते हैं। कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, हमको दिख रहा है साफ साफ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दिख रहा है साफ साफ दैट फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, तो हम लोग अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो आप यहाँ पे सिंपली समझाइए कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन कब देते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इट इंडिकेट्स। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? तो कि भाई पूरी अकाउंटिंग बराबर हुई है एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब एफआरएफ फॉलो हुआ है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन के हिसाब से सब बराबर है, उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। नथिंग वेरी ग्रेट, बहुत सिंपल सा है। तो आप बता दीजिए, जब आप गए ऑडिट करने के लिए, सारे सबूत आपको मिले, सबूत मिलने के बाद में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अच्छे से फॉलो किया हुआ है, फेयर प्रेजेंटेशन है तो फेयर प्रेजेंटेशन भी लग रहा है, उसको हम लोग तब, जब ये पूरी मन की तसल्ली हो जाए हमारी, तब जाकर हम लोग अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, क्लीन ओपिनियन देते हैं। ठीक है, और इम्प्लाइड है, मतलब लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क की सारी बातें फॉलो करके उसको बनाया गया है। बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं देख चुके हम लोग, पूरा आज पूरे लेक्चर में हम देख कर आए, कुछ इसमें नया नहीं है। टाइटल से लेके आखिरी में हमने यूडिन भी बोला, यूडिन भी आना चाहिए, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओपिनियन सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, पहले पहले इंट्रोडक्टरी बात करते हैं, किसका ऑडिट हमने ऑडिट किया है, कौन से कंपनी का किया है, कौन से साल का किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर की है, और फिर हम लोग ओपिनियन की वर्डिंग्स पे आते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो लिखते हैं एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। अगर मैं बेसिस बेसिस फॉर ओपिनियन की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, तो हम पढ़ कर आए, लोगों ने भरोसा करना चाहिए, लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। बंदा इंडिपेंडेंट है, एथिकल है, ऐसे के हिसाब से काम किया है, लगे तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ आप देख लो, बहुत मज़ेदार काम किया है इसने। और पूरे भरोसे के साथ बोलते हैं कि हमारे पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है हमारा ओपिनियन प्रूव करने के लिए। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर है, समरी दी हुई है, बिल्कुल वही पॉइंट्स है। हमारी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से। इसके लिए सिस्टम भी हम बनाएंगे, गोइंग कंसर्न भी हम ही भरेंगे, और एग्जैक्टली कौन से लगे उनको आइडेंटिफाई भी हम कर देंगे। ये सब कुछ पढ़कर आए, कुछ नया नहीं। रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, सर्टिफिकेट में कंपैरेटिवली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। दोनों को चेक करने की प्रोसीजर सेम होती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, फैक्ट के बेसिस पे ही चलते हैं। हाँ, ओपिनियन में फैक्ट्स के बेसिस पे हम रिपोर्ट में ओपिनियन फैक्ट्स के बेस पे ओपिनियन ड्राफ्ट करते हैं, और यहाँ पे फैक्ट्स पे ही कमेंट करते हैं। जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व हो वो रिपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे हम एक्यूरेसी पे बात करें वो सर्टिफिकेट हो जाता है। आप एग्जाम्पल दे दीजिए, आप वो टेबल दिमाग में रखिए तो आप बराबर उसको ड्राफ्ट करते चले जाएंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बड़ा प्यारा, मैंने बोला था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करके आए। क्वालिटी मतलब तीन चीज़ें होती है, एईडी अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। मैनेजमेंट बायस है क्या वो भी सोचना पड़ता है, उसके इंडिकेटर्स होते हैं। क्वालिटी ज़रूरी है। देखिए अगर क्वालिटी नहीं होगी तो हम मॉडिफाई कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हमको गलती मिलती है और हमको बैठ के सोचना पड़ता है क्वालिफाई करे या नहीं, एडवर्स दे या नहीं, तब ये क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा काम आता है। अगर पुअर क्वालिटी है तो हमारे अनफेवरेबल डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पूरा इसका चार्ट देखिए, इतना प्यारा चार्ट, वो चार्ट देखिए, चार्ट आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देगा। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन, मास्टर करके शॉर्टकट, मास्टर करके हम लोगों ने, ओके, यहाँ तक आज के लेक्चर में यहाँ तक ही चीज़ें कवर्ड है। चलिए अभी एमसीक्यूज देखते हैं हम लोग। क्या एमसीक्यू है? गुफी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, गुफी है, ठीक है। आप प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सब बनाना, ठीक है। इन्वेंट्री मिस्टेड है, जो कि मटेरियल इन्वेंट्री मिस्टेड ऐसा बोल रहे हैं, मटेरियल इन्वेंट्री इज मिसस्टेटेड, मटेरियल है वो, ठीक है, बट नॉट परवेसिव, फैला हुआ नहीं है, क्वालिफाई करो। बेस्ड ऑन ऑर्डिनेंस गुफी हैज कंक्लूड दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन, अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अच्छी बात है। इज नॉट अवेयर ऑफ फैक्ट दैट अ क्वालिफाइड ओपिनियन वुड बी अप्रोप्रिएट ड्यू टू, इज ऑल्सो अवेयर कि भाई क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। व्हाट फ्रेजेस शुड द ऑडिटर यूज वाइल, क्या फ्रेज यूज करना चाहिए? एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ लिखा हुआ है पहले इसमें, क्वालिफाइड में सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ वर्डिंग आती है, दूसरे में सीधा लिखा हुआ है गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ये तो क्लीन ओपिनियन हो गया, ये तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो गया, क्लीन हो गया, ठीक है। यहां पे बोला है सब्जेक्ट टू मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज, और यहां बोला है, ठीक है, एक्सेप्ट और सब्जेक्ट टू, और आखिरी में इन और ओपिनियन, आपके यहाँ पे लिखा है बेसिस के बारे में और ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। सुनिए, सी में पहले तो बी में भी क्लीन दिया है, सी में भी क्लीन दिया है, तो ये तो गलत हो गया, क्वालिफाई करना है।
सर बी और डी में क्या फर्क है? एक में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा हुआ है, बी में नहीं लिखा हुआ है। अब ए और सी में दोनों में अगर आप देखोगे तो वर्डिंग्स यहां पर भी एक्सेप्ट है, यहां पर भी सब्जेक्ट टू है, लेकिन इन्होंने बताया है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन रेफर करिए डिटेल्स के लिए। यहां पे डायरेक्टली इन्वेंट्री लिख दिया है। ए इज करेक्ट, 700 बोलता है कि आप ओपिनियन दीजिए और रीजंस के लिए रेफर करिए बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये ऐसे तो ये 705 में जाना चाहिए एमसीक्यू। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी 700 सीरीज आज देखी हम लोगों ने। 705 का क्वेश्चन बनता है वो। अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, जब 705 देखेंगे तो हो जाएगा। स्पेसिफिक हेडिंग्स चाहिए which are intended to assist making auditors report that refer to audit that have been conducted in accordance with essays more recognizable. Which of the following that specific? कौन सी हेडिंग के अंदर ऐसा बोला है कि आपको बताना पड़ता है कि requires that the use of specific heading which are intended to assist in making auditors reports that refer to the audits that have been conducted in accordance with essays more recognizable. इसमें ये ऑप्शंस में से कौन सी चीजें हेडिंग्स में आती है? तो की ऑडिट मैटर भी हेडिंग है, की ऑडिट मैटर भी हेडिंग है, बेसिस भी हेडिंग है, डेट भी हेडिंग है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। फिर ऑडिट रिपोर्ट इज अ ओपिनियन, ठीक है, इज अ ओपिनियन ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक श्योर दैट रिकॉर्ड्स आर करेक्ट. Presentation of the transaction they claim to represent is opinion on entities books of accounts. B वाला गलत है, books of accounts पे थोड़ी opinion है. C वाला opinion on make sure that the records are true and fair represent of transaction claim to represent. An opinion draw and entities on books of accounts sure that the records are true and correct. भाई साहब records के ऊपर opinion नहीं है, financial statements के ऊपर है. ट्रू एंड करेक्ट वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, ट्रू एंड फेयर वर्ड, ट्रू एंड फेयर हम लोग वर्ड यूज करते हैं. तो उसके हिसाब से ठीक है, आपका जो आंसर है एन ओपिनियन, सी वाला जो है अगर आप देखोगे तो उसमें एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी बात की हुई है और ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज किया है. कहीं पे वो रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, कहीं पे ट्रू एंड करेक्ट की बात कर लेते हैं, इसलिए वो सारे गलत हो जाते हैं. ठीक है, सी इज करेक्ट. फिर आज के लिए आखिरी है, या फिर अभी के लिए आखिरी है. द ओपिनियन सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल आइडेंटिफाई द एंटिटी किसका ऑडिट हुआ है, कौन से स्टेटमेंट्स कवर्ड है. ठीक है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. आपको बताना पड़ता है हमने ऑडिट किया है, कौन से कंपनी किया है, कौन से साल का किया है, कौन सी चीजें उसमें कवर्ड है. करेक्ट.